Hey guys, welcome again in our next video related to PYQs of RS एग्ज़ाम। स्वागत है आप सभी दोस्तों का अपने RS से की PYQ सॉल्विंग की नेक्स्ट वीडियो में। और हम इसमें दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो दूसरा सब्जेक्ट है पॉलिटी। हमें इसमें स्टार्ट करना है पॉलिटी को और हम पहले दो सब्जेक्ट लेके चलेंगे ताकि हमारा PYQs फटाफट कंप्लीट हो सके। तो आज हम जो पॉलिटिकल साइंस के जिस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसकी वीडियो में लेके आए हैं, उसमें मेजरली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सेकंड है पॉलिटिकल सिस्टम, थर्ड है गवर्नेंस, ठीक है। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 2003 से 2003 टू 2024 से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, हम वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ कवर करवाएंगे और आपको हमारे साथ साथ चलना है। आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन पे, साथ साथ आपको उसका आंसर याद सोचना है। आपको 5 सेकंड का हम समय देंगे, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। क्यों ऑप्शन 1 सही है, क्यों ऑप्शन 2 सही है, क्यों ऑप्शन 1 सही नहीं है, क्यों ऑप्शन 2 सही नहीं है। तो ये सारे कारण हम आपको डिटेल में बताएंगे। रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे और बताएंगे आपको कि क्यों ये क्वेश्चन यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है और यूपीएससी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन संभव हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आरपीएससी के साथ साथ यूपीएससी के भी प्रेप कर रहे होंगे। तो उनको पीवाईक्यूज हम यूपीएससी के स्तर तक ले आते हैं और फिर हमारा प्लान रहेगा कि आपको यूपीएससी के भी पीवाईक्यू कराएं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, जो RS 2023 में पूछा गया था। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से संबंधित जो भी कथन है इन पर विचार कीजिए, ठीक है। 5 4 3 2 1। तो बताइए आंसर। देखिए, संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, डेट इज करेक्ट, ठीक है। और इसी दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की हस्ताक्षरित प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और दूसरा है, इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्विरोध चुने गए, दैट इज आल्सो करेक्ट। और वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो दोनों कथन सही हैं इसके। और देखिए, इससे रिलेटेड हम और चीज़ें भी साथ साथ करते चलेंगे, आपको बता देते हैं। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति जो चुना गया था, वो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद होगा। रिलेटेड और फैक्ट हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं और आपको साथ ही साथ याद कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उस क्वेश्चन तक ही नॉलेज को सीमित रखें। हमें प्रयास करना है कि उससे रिलेटेड और भी जो नॉलेज हम उसके साथ साथ याद कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बन सकती हैं वो हम सोच सकते हैं, तब हम सीरियस एस्पिरेंट होते हैं। तो ठीक है, हम याद करते हैं। 24 जनवरी की बात हो रही है यहाँ पे, 24 जैन 1950 को। नहीं, इस दिन 3 महत्वपूर्ण घटनाएं और भी हुई थी, बताइए कौन कौन सी थी। पहला तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का अंतिम अधिवेशन था, ठीक है। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है, ये हमने उसमें बताया, आपके कुछ ऑप्शन में था। तीसरा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को हमने क्या किया था, अपनाया था, ओके।
तो 1950 में ये इवेंट हुए थे। और रिलेटेड फैक्ट कौन से हैं? देखिए, संविधान सभा की हमारी बात हुई असेंबली की, तो हम इसमें आप बताइए सर, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की लास्ट बैठक यहाँ हो गई, तो फर्स्ट बैठक कब हुई थी? फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट एंड लास्ट का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उस समय? अस्थायी अध्यक्ष थे SC सिन्हा, ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष कौन बने उसके बाद? स्थायी हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया और लागू किया। ये तो आपको पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू किया। देखिए, ये क्वेश्चंस हमारे इसके साथ साथ हो जाने चाहिए। हमें बेसिक फैक्ट्स हैं, हम इनको पढ़ते नहीं हैं, एक लंबे समय के बाद इन्हीं क्वेश्चन के बेस पे वो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बना देते हैं UPSC और RPSC, और फिर हमें लगता है कि अरे यार ये तो टफ क्वेश्चन था, लेकिन वो बेसिक फैक्ट पे, बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन होता है। हमें जब ये PYQs कंप्लीट हो जाएंगे अपने PYQs, तो उसके बाद हम देखेंगे कि हम ऐसे और प्रैक्टिस पेपर या उसके बाद जो पेपर होंगे उनका हम देखेंगे, उनके क्वेश्चन करके देखेंगे, और हम आपको बताएंगे कि हम उन क्वेश्चंस को बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने PYQs को डिटेल एनालिसिस किया है। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको 2x, 2.5x, 1.5x जितनी भी स्पीड पे करके सुनना चाहें सुन लीजिएगा, रिपीटेड सुन लीजिएगा। चलो ठीक है, मुझे अब कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ? 26 जनवरी 1950। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन है कि संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष कौन कौन है? 5, 4, 3, 2, 1। तो बताइए, इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा ऑलमोस्ट। हाँ, तो चल देखिए, मूल अधिकार समिति की बात होती है, तो मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे मुंशी जी, ठीक है, के मुंशी थे। ओके, अगर हम कार्य संचालन की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर। संयुक्त संघ शक्ति की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर प्रारूप की बात करते हैं तो ये सबको पता है, डॉक्टर अंबेडकर। देखिए, इसमें कार्य संचालन और प्रारूप दोनों के डॉक्टर अंबेडकर हैं। पटेल, आपको पता है, मैक्सिमम स्टेट रिलेशंस को, फंडामेंटल राइट्स को, एट्सेट्रा को उनका फोकस था, इंटीग्रेशन में उनका फोकस था। तो इस क्वेश्चन में गलती थी और इसको लेटर ऑन कमीशन ने क्या किया? डिलीट किया, ठीक है। तो आपको अब इस क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन को डिलीट किया, आपको पता होना चाहिए था, और ये बेसिक चीज़ है। देखिए, प्रारूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर था, और जब ऑप्शन था ना इसके, उस ऑप्शन में डी में कहीं भी डी में अंबेडकर होना और कार्य संचालन में अंबेडकर होना पॉसिबल था नहीं, तो इसलिए इसको डिलीट किया गया, ठीक है। अब चलो, इससे डिलीट हो गया, लेकिन हमें ये अच्छा क्वेश्चन मिल गया, इससे रिलेटेड हम और फैक्ट्स भी तैयार कर लेंगे साथ साथ, मजे मजे में। चलो याद करते हैं, खेलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, मुझे बताइए, महत्वपूर्ण समिति है तो हमें पता ही है। देखिए, प्रारूप का तो हो गया अपने डॉक्टर अंबेडकर साहब, प्रारूप के डॉक्टर अंबेडकर। संविधान समिति कौन सी थी, कौन थे इसके? नेहरू, ठीक है। संघ शक्ति समिति के नेहरू। देखिए, संघ का मैटर आया तो नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के वो पटेल साहब, ठीक है। और मूल अधिकार समिति के, ठीक है, वो भी पटेल। और संचालन समिति के डॉक्टर प्रसाद। चलो, इनको मैं आपको याद कराते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि अपना जो संविधान है, संविधान सभा थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्री मान लीजिए उसको, ठीक है, एक फैक्ट्री है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो हमारे नेहरू जी हो गए विजन मैनेजर,
भाई ये विज़न दिखाएंगे आपको, और विज़न मेरे का काम होगा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी। ठीक है, देश का भविष्य और केंद्र की शक्ति नेहरू संभाल रहे हैं। फिर आगे पटेल इंटीग्रेशन मैनेजर है। ठीक है, इन्होंने प्रोविंस कमेटी और एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़। ठीक है, इसके अध्यक्ष रहे। इनका काम रियासतों को जोड़ने वाले और राज्यों के अधिकार को संभालने का था। फिर आते हैं डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, ये इस कंपनी के चीफ इंजीनियर समझ लीजिए। इनका काम ड्राफ्ट का था, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। पूरा संविधान लिखने का काम अंबेडकर था। तो आपको इस दिमाग में मिस क्लियर हुई? तो चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन है संविधान के चीफ इंजीनियर? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर अपने घर का नक्शा अगर हम किसी इंजीनियर से बनवा रहे हैं तो संविधान का नक्शा डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। तो देखिए 1946 में संविधान बना हमारा। ठीक है, 1946 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभा बनी, संविधान सभा बनी हमारी 1946 में। और नेहरू सोच रहे थे कि भाई देश कैसा बने, पटेल सोच रहे थे कि राज्यों को कैसे जोड़े। ठीक है, और अंबेडकर सोच रहे थे तो संविधान कैसे लिखा जाए। ओके, और राजेंद्र प्रसाद जो अपने थे वो पूरी सभा को कैसे संचालन करें, कि सभा का संचालन कैसे हो, भाई कैसे हो, ये इसका काम हो गया। तो इससे आपको ये चीज़ अब याद होगी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा ताकि आपका रिवीजन हो। चलो बताइए। ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर, यूनियन पावर कमेटी नेहरू, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पटेल, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ऐसे जो शब्द हैं इनको थोड़ा थोड़ा याद रखें इंग्लिश वाले वर्ड को, ताकि आप बाइलिंगुअल हो सको। आज के समय में बाइलिंगुअल होना ज़रूरी है। अब हम इसके बाद एक और चीज़ पढ़ते हैं, वो है, एक आपको ट्रिक देता हूँ, NPA फॉर्मूला। कैसे? N से नेहरू, N से नेशन, P से पटेल, P से प्रोविज़न, A से अंबेडकर और एक्चुअल ड्राफ्ट। ठीक है, याद हुआ अच्छे से? तो इसी तरह हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। ये कंप्लीट हुआ, अपने से रिलेटेड फैक्ट्स हो गए, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसको पढ़ के मज़ा आया होगा। आगे ही अपने से याद करते चलेंगे साथ साथ, ताकि आपको क्वेश्चंस के थ्रू बेसिक्स तक कंप्लीट हो जाए। बताइए इसका आंसर। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो उसका प्रयोग करते हैं। भारत में हमें कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। किसने कहा था ये बात? 5 4 3 2 1। देखिए पॉलिटी को मैं आपको फैक्ट्स रटना, कोई भी रटा देगा, मैं भी रटा सकता हूँ, लेकिन दिमाग की एक कैपेसिटी होती है फैक्ट्स रटने की और उनको इंटरलिंक करने की। आपको मैं फैक्ट रटा दिए, लेकिन अगर उसके पीछे एक छोटी मोटी कहानी आपको याद है नहीं, तो हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चन में वो फैक्ट ना पूछ के उसकी कहानी आगे पीछे से पूछी जाए, तो आपको फैक्ट याद नहीं आएगा। अगर आपने सिर्फ फैक्ट रटाया तो आपको फैक्ट्स भी रटने हैं, साथ साथ उसके आगे पीछे घटनाएं करनी। हम क्वेश्चन के थ्रू बेसिक्स क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है? अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब ठीक है इसके कथन? नहीं, जनरली हम ये सोचेंगे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए कैसे थे। देखिए इन्होंने कब कहा और क्या कहा, क्या उद्देश्य था? डॉक्टर प्रसाद का मानना था कि
जो संविधान है वो अपने आप में सफल और असफल नहीं है, ठीक है। संविधान को लिखने मात्र से वो सफल असफल नहीं होता। भाई संविधान आपने बहुत बड़ा लिख दिया, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स दे दिए या बहुत कम आर्टिकल्स दे दिए, तो उससे संविधान अच्छा है ज़्यादा नहीं होगा। बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है इसलिए अच्छा है नहीं, बहुत कम है इसलिए अच्छा है नहीं। एक्चुअली संविधान की जो सफलता है ना, इट्स डिपेंड ऑन हु इज़ फॉलोइंग इट, ठीक है। इसे चलाने वाले लोग कितने ईमानदार हैं, सक्षम है, ठीक है, और राष्ट्रहित के बारे में को प्राथमिकता में रखता है। स्वहित से ऊपर भाई कुछ चीज़ करनी है और आदमी सोचे कि उसका फ़ायदा सिर्फ मुझे मिले, या ये सोचे कि लोग मुझे छोड़ के और लोगों को मिले अगर मैं उसका एलिजिबल नहीं हूँ, तभी वो संविधान सफल है। तो इसलिए अपने डॉक्टर साहब ने बताया कि संविधान जो है, तो संविधान तो मशीन और जनता और या नेता उसके क्या है, जीवन फूंकने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर संविधान और अच्छे लोग मिलते हैं तो अच्छा शासन बनता है, गुड गवर्नेंस। एक तो अपना संविधान प्लस अच्छे लोग, तो क्या बनेगा, अच्छा शासन, ठीक है। और अगर संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो व्यवस्था सफल हो ही नहीं पाएगी, चाहे कितना ही छोटा संविधान बना लीजिए, चाहे कितना बड़ा संविधान बना लीजिए। इसलिए कई बार साधारण संविधान जो होते हैं ना, अगर वहाँ की जनता, आप देखिए कुछ देशों में लोग खुद रूल्स को फॉलो करना पसंद करते हैं, वो उसको डिग्निफाइड समझते हैं कि हम रूल फॉलो करें, इट इज़ अवर ड्यूटी और इट इज़ ऑनर टू फॉलो द रूल्स। बट हमारे देश में कुछ कमियाँ ऐसे देखने को मिलेंगे जो दे वांट टू जंप द लाइन, दे वांट स्पेशल ट्रीटमेंट, और यहीं पे व्यवस्था बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको देख के फिर दूसरा आगे बढ़ेगा। तो समस्या ये है कि अगर हम हमारे नियम कानूनों को फुल रेस्पेक्ट के साथ फॉलो करते हैं तब वो वैल्यू उसकी होती है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ये हम पढ़ चुके हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, कार्यकाल इनका था 1950 से 62 तक, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम राष्ट्रपतियों में से एक थे, ठीक है। और संविधान सभा की कार्रवाई का सफल संचालन भी किया इन्होंने। तो देखिए, संविधान को मशीन तो इन्होंने बोला, लेकिन लाइफ इन मशीन संविधान को प्राथमिकता दी। अन्य कथन कौन से हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हो तो वह बुरा सिद्ध होगा। तो एक दो बड़े बड़े कथन पता होना चाहिए। एक्चुअली ये आपके ऐसे में भी काम आ सकते हैं, आपके लाइफ में भी काम आते हैं। चलो क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे कि संविधान ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उसे चलाने वाले लोग, कमेंट में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में कौन से कथन सही हैं? 5 4 3 2 1। तो बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। जब वयस्क अधिकार था, जब संविधान सभा जब बनी थी, भारत की संविधान सभा, तो उसमें जो लोग चुने गए थे वो वयस्क मताधिकार से चुने गए थे? नहीं चुने गए थे, इसलिए कथन सही है। ओके, क्योंकि संविधान सभा का जो उस समय चुनाव हुआ था वो सीमित मताधिकार पे था, ना कि वयस्क मताधिकार पे, ठीक है। सीमित, लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। अच्छा, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं थे उस समय
प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा किया गया था इसका चुनाव। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो यह प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष से मतलब नहीं है फिर। ठीक है, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी बात गलत है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस तो थी उस समय, इन्हें तो बहुमत था, लेकिन क्या और दल नहीं थे? थे, और दल भी थे, कुछ समूह थे और ग्रुप्स भी थे और पार्टीज भी थी। तो यह बहुदलीय संरचना थी। ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग उस समय थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये बात सही है। कई समितियाँ थी, हम पढ़ते हैं, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार समिति। ठीक है, तो हमने पढ़ा संविधान सभा थी। इससे रिलेटेड और फैक्ट जो आते हैं वो कि भाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग हेड अपने अंबेडकर साहब, यूनियन डिपार्टमेंट के जो हेड थे अपने डॉक्टर नेहरू जी, स्टेट डिपार्टमेंट के हेड पटेल साहब। तो ये कई समिति के माध्यम से कार्य किया इसने। तो देखो, संविधान सभा के लिए एक ट्रिक देता हूँ मैं आपको, ICM, संविधान सभा = ICM। I से मतलब है यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, C से मतलब है कमेटी और M से मतलब है नॉट बेस्ड ऑन मास एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था संविधान सभा में, कमेटियाँ थी और वयस्क मताधिकार नहीं था। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, संविधान सभा के बारे में कुछ फैक्ट बताइए। गठन कब हुआ? 1946 में गठन हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक 46 में। प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद। ठीक है, कुल सदस्य 389। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? ये तो बहुत रटा होगा स्कूल लाइफ में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, और लागू कब हुआ संविधान? 26 जनवरी 1950। वेरी गुड। ठीक है, मुझे ऐसा रिवाइज करता। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष था। संविधान सभा बहुदलीय थी। संविधान सभा अनेक समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। ओके, चलो एक क्वेश्चन बताइए, अगर संविधान सभा जनता द्वारा सीधे चुनी जाती तो क्या संविधान और अधिक लोकतांत्रिक हो जाता क्या? तो इसका आंसर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 1919 के बाद सरकार अधिनियम के बारे में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। पढ़िए। 5 4 3 2 1। तो बताइए आंसर। शायद आप कंफ्यूज हो गए हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए, आई थिंक इसमें टाइपो हुई है, गलती यहाँ हुई है कि इनमें कौन सा बारे में कौन सा सत्य है। ठीक है, हम असत्य कथन ढूंढना है। देखिए, तो ये बात ठीक है कि 1990 के जो एक्ट शासन अधिनियम थे 1919 में आए और 1921 में इम्प्लीमेंट हुए। ठीक है, और मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से नहीं जाना जाता। ये 1909 का जो भारत शासन अधिनियम थे उनको इससे नाम से 1909 के को जाना जाता है। 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। ये कथन ठीक है। और मार्ली मिंटो 1909, MM 1909 और मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड 1919। ठीक है, और उस समय ये
माउंटेन्ग्यू थे, जो ये भारत सचिव थे उस समय, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे तो भारत के वायसराय, और इन्हीं के दोनों के नाम से इनका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पड़ा। और 1919 की मुख्य विशेषता ये थी कि केंद्र एवं अधिनियम में केंद्र एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था ना, तो ये कथन गलत है और इसका आंसर होना चाहिए बी। तो यहाँ भी आप ये करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा बी। देखिए 1919 का जो अधिनियम था, इसको कह सकते हैं हाफ पावर एक्सपेरिमेंट। कैसे कि भाई इन्होंने सोचा है कि थोड़ी शक्ति भारतीयों को दे देते हैं हम, है ना, और इन्होंने प्रांतों के में विषयों के दो भागों में बांट दिया इन्होंने। जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो भाग कर दिए, तो रिजर्व सब्जेक्ट और एक कर दिए ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में पुलिस, फाइनेंस और लॉ एंड ऑर्डर, ओके, और ट्रांसफर में एजुकेशन, हेल्थ एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, ये भारतीय मंत्रियों को दे दिए इन्होंने, इंडियन मिनिस्टर्स को ट्रांसफर, और ऐसे द्वैध शासन, और इसी प्रोसेस को हम द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कुछ टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए। 1909 का जो था अधिनियम, 1919 से पढ़े तो 1909 भी देख लेते हैं। देखिए 1909 जो था उसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें हमने सेपरेट इलेक्टोरेट किया। 1919 में हम डायरा के लिए आए द्वैध शासन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, और 1935 में हमने प्रांतीय स्वायत्तता, हमने नहीं, इन्होंने प्रांतीय स्वायत्तता मिली हमें, प्रोविजनल ऑटोनॉमी थी हमें, प्लस फेडरल स्कीम के साथ। ठीक है, तो ये मोटे मोटे 3 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 4 विशेषताएं दोबारा मुझे बताइए। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं इसे। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना हुई, लोक सेवा आयोग का विचार आया, और भारतीयों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। 1919 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजर फैक्ट हमने इसके कवर कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में, अच्छा सॉरी रिपीटेड हो गया शायद, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है, बताइए। 5 4 3 2 1 बताइए आंसर इसका। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। चलो ठीक है, ऑप्शन पे चलते हैं अपन ना। देखिए प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये बात सही है। एक्चुअली इसमें हमने नहीं पूछा है, तो ये सही हम पीछे लगाते हैं ताकि आप, ये बात ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 1935 का जो अधिनियम था उसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि प्रांतों को काफ़ी हद तक स्वायत्तता प्रदान की जाए। ठीक है, और इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन ये प्रैक्टिकली व्यवहार में नहीं लाया गया, व्यवहार में नहीं था। ठीक है, लागू नहीं हो पाया। द्वैध शासन, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र पर लागू किया, ये बात भी सही है। फिर 1935 में
प्रांतों से द्वैत दायरा समाप्त करके केंद्र में दायरा लागू करने का प्रावधान किया गया। और अब नेक्स्ट, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए। कैसे लिख दिया, आवंटित किए गए, ठीक है, ये बात गलत है। जो अवशिष्ट विषय थे ना वो दिए गए थे गवर्नर जनरल को, ठीक है। देखिए 1950 तो ये गलत है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। अब हम 1955 के क्वेश्चन को से रिलेटेड और फैक्ट्स जानते हैं। 1935 का जो एक्ट था इसको हम बोल सकते हैं पावर ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब प्रांतों को कुछ और शक्ति दे देते हैं, ठीक है, इसलिए प्रांतीय स्वायत्तता संघीय ढांचे का प्रस्ताव दिया गया, केंद्र और प्रांतों की शक्ति का विभाजन किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात थी, फाइनल कंट्रोल किसका था? फाइनल कंट्रोल था ब्रिटिश का ही। देखिए 1955 एक्ट के लिए याद कीजिए, ट्रिक देते हैं इसको, साथ साथ न्यूमेरिक्स बना के याद करते हैं, देख अपने पास बाद में समय रहे ना रहे। PDF रूल, P से है प्रोविजनल ऑटोनॉमी, D से है डायरार्की इन सेंटर, और F से है फेडरल स्कीम। तो ये तीनों मेजर रूल है 1935 के लिए। बताइए कौन सा रूल है? PDF रूल। तो अब तीनों एक्ट का थोड़ा अपन मोटा मोटा समझ लेते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 1909, 1919 और 1935। देखिए इसमें हमें दिया सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन, ठीक है। यहाँ दिया डायरार्की द्वैत शासन, किसमें? इन प्रोविंस, प्रांतों में, ठीक है। और ये यहाँ पे दी प्रोविजनल ऑटोनॉमी, प्रांतों को स्वायत्तता, ठीक है। पृथक निर्वाचन, द्वैत शासन प्रांतों में, और स्वायत्तता किसमें? प्रांतों में। इसको बोलते हैं मार्लिमेंटो रिफॉर्म्स, इसको बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। यहाँ पर हम बोल सकते हैं फेडरल स्कीम यहाँ पे आई, संघीय व्यवस्था का प्रावधान। इसमें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, ठीक है, इसमें विषयों का विभाजन, ठीक है, और इसमें द्वैत कहाँ लिया है? द्वैत शासन आ गया केंद्र में, ठीक है। तो देखिए 1909, 1919 और 1935 की जो एक्ट, इनकी मेजर विशेषता ये, इसको याद करिएगा ताकि आगे में दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो मुझे क्वेश्चन बताइए, रिवीजन करते हैं फटाक से। 1935 अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता थी, ठीक है। अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, केंद्र में द्वैत शासन था, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी हम इस यहाँ तक छोड़ते हैं इस चीज़ को, एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आपसे उम्मीद है आपको आप मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे होंगे, और सभी सीरियस एस्पिरेंट हैं जैसा कि हमें पता है, और ईमानदार होंगे खुद के प्रति, और किसी के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको खुद के लिए मेहनत करनी है, और किसी एग्ज़ाम के लिए भी नहीं करनी। आपको खुद का नॉलेज का जो एरिया है वो वास्ट करना है, ताकि एक अच्छा जीवन जी सकें आप। ये सारी चीज़ आपको पता होगी तो हो सकता है कि कोई इंसान आपसे सामने नॉलेजेबल इंसान हो तो आप उससे किसी विषय पे बात कर सकें। और प्रशासनिक अधिकारी भी अत्यधिक नॉलेजेबल इसलिए हो जाते हैं वो क्योंकि उनको बहुत सारे मुद्दे समझने होते हैं, और जितना नॉलेज उनके पास होगा तभी विशेष मुद्दे को वो दूसरे मुद्दे से या विशेष मुद्दे को उस परिप्रेक्ष्य में समझ पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और जितना भी आपको वीडियो रिपीट करना है, दोबारा सुनना है, स्पीड बढ़ा के सुनते रहिए। और किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। I will try my best to fulfill all those requirements, and thank you.
मिलते हैं अगली वीडियो में एंड बाय।